वो कुछ ना कुछ मैसेज सामने वाले को पहुंचा रहा है। तो अगर हम इसको आसान लफ्जों में कहें तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, जिसके अंदर एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर जो है वो इनकोड करता है अपने मैसेज को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है कि जिस बैकग्राउंड से, जिस कल्चर से, जिस एक्सपोजर से, जिस नॉलेज से, और मुख्तलिफ चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो अपना मैसेज इनकोड करता है, यानी अपना मैसेज वो क्रिएट करता है और वो कन्वे करता है रिसीवर को। रिसीवर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस मैसेज को जो है वो डिकोड करता है। दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुख्तलिफ हो सकता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मैंने बताया नॉलेज आ जाती है, आपका एक्सपोजर, आपका कल्चर, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके इवेंट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपके एक्सपोजर में काउंट हो जाती हैं, जो कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बनाती है। तो ये होती है कम्युनिकेशन। तो जिस तरह हमारा फ्रेम ऑफ, जितना ज़्यादा हमारा एक्सपोजर होगा उतना ही बेहतर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और जितना ज़्यादा अच्छा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो हमें मैसेज लोगों के हिसाब से इनकोड करना भी और डीकोड करना भी आसान होगा। हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग, और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं दूसरों का मैसेज। अच्छा, पहली चीज़ हमारे पास हेडिंग में है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर जो पहली हेडिंग है वो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। हमारे पास तीन तरह के बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। पहला होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर वही बैरियर होता है जैसे हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर कोई बैरियर है, या अगर हम जैसे अभी हम फोन कॉल के ऊपर हैं या सेशन के अंदर हैं, तो अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो ये फिजिकल बैरियर है। कोई डिस्टॉर्शन आ रही है या सराउंडिंग से कोई नॉइज है, वो हमारा फिजिकल बैरियर है। एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? या तो आप लोगों के सुनने में मसला हो, या मेरे बोलने में कोई मसला हो, या कोई ऐसी चीज, या मेरे बॉडी के अंदर कोई ऐसा सिम्टम जो मुझे अफेक्ट कर रहा हो बहुत ज्यादा, जिससे मैं अपनी बात ना कन्वे कर सकूं। जैसे मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं अपनी बात उस तरीके से नहीं कह पा रहा। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर हैं, जो ये दो बैरियर्स ऐसे हैं जो कि ओवरकम किए जा सकते हैं, काफी हद तक ओवरकम किए जा सकते हैं। जो ये तीसरा बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर, ये ओवरकम बड़ी मुश्किल से होता है। इसके अंदर बायसेस आ जाता है, प्रेजुडिस आ जाता है, स्टीरियोटाइपिंग, हेलो इफेक्ट और सिलेक्टिव रिटेंशन। ये सारी चीजें आपस में काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। कैसे? बायसेस हम कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो मैंने बात कर दी, या अगर मैं किसी को जो है सुनता हूँ, या मेरे मौलवी साहब ने, या मेरे स्पीकर ने, या मेरे टीचर ने, या मेरे अम्मी अब्बू ने अगर ये बात कही है तो ये सही ही होगी। ये कहलाती है बायसेस। अब जब जिसके अंदर बायसेस होती है उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा होता है कि वो कभी भी आपकी बात को नहीं समझ सकता। उसका जो एक लर्निंग पॉइंट होता है, वो कभी भी उस लर्निंग पॉइंट को जो है वो ट्रिगर नहीं कर सकता आपने, और कभी भी कोई चीज सीख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बायसेस है। सिर्फ अपने आप को सही समझ रहा है, तो जो दूसरे की सही बात है या दूसरे का जो सही आर्गुमेंट है, वो उससे भी जो है वो कुछ नहीं सीख पाएगा। फिर आता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस कहते हैं कि हम किसी भी इंसान को या किसी भी ग्रुप को उसके कल्चर के हिसाब से, उसके रेस के हिसाब से, उसके जेंडर के हवाले से अगर हम उसको जज करें और हम बोलें ये ऐसा ही है। जैसे एक मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ। जैसे लड़कियां गाड़ी बुरी चलाती हैं, तो ये प्रेजुडिस है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई लड़कियां ही, जितनी लड़कियां दुनिया में सारी गाड़ियां जो है, लड़कियां जो है वो बुरी चलाती हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की हैं। हालांकि कुछ हद तक ये बात सही भी है मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो अच्छी गाड़ी भी चलाती हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है स्टीरियोटाइपिंग। अच्छा जी, स्टीरियोटाइपिंग हमारे पास ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और स्टीरियोटाइपिंग के अंदर बेसिकली होता ये है कि आप ग्रुप ऑफ पीपल को, एक पूरे ग्रुप को या एक पूरी नेशन को उसके चंद लोगों के बिहाफ के ऊपर जज करते हो। बाय प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइपिंग करीब करीब के ही है कि आप जो है वो किसी, जैसे हमारे पास एक चीज बहुत मशहूर है। हम लोग जो है, हमारे पास एक बड़ा मशहूर एक हवा बनाया हुआ है चीजों को, कि मेमन कंजूस होते हैं। क्यों? क्योंकि हम चूंकि उनको समझते नहीं है, जानते नहीं है, या कुछ ऐसे होते हैं, तो हम एक परसेप्शन अपने जहन में क्रिएट किए हुए होते हैं कि यार सारे मेमन कंजूस होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी हमारे और उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फर्क है।
उनका थिंकिंग स्टाइल और है कि वो किस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर्स को जो है वो देख रहे होते हैं, हमारा स्टाइल और है। मगर चूंकि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंसेस हैं, तो हम जो है वो ये वाली चीज कभी समझ ही नहीं पाते उनकी। अच्छा, अब हमारे पास आता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि आप हम लोग क्या करते हैं कि किसी इंसान के अंदर एक खामी है ना, उस खामी से उस पूरे इंसान को जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अगर एक बहुत, हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये डॉगमा बहुत ज्यादा है कि जिस शख्स को इंग्लिश नहीं आती, हम कहते हैं कि वो जाहिल है या वो पेंडू है पूरा। या अगर कोई शख्स जो है वो सिर्फ शलवार कमीज पहनते हैं, दाढ़ी पहनता है, हम कहते हैं यार कि ये तो पेंडू है। क्यों भाई, उसकी एक ट्रेट है खाली, उसकी एक ट्रेट है। या अगर उसके अंदर कोई एक ऐप है, तो इस एक ऐप के ऊपर आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास हेलो इफेक्ट होता है कि हम किसी की एक ट्रेट से या किसी के एक एट्रीब्यूट से उस पूरे बंदे को जो है वो जज कर लेते हैं। लास्ट आता है सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव रिटेंशन हम कहते हैं कि मैं वो वाली बात पिक करूं जो मुझे अच्छी लगती है, और या तो वो वाली बात पकड़ लूं जो 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 मुझे बुरी लगती है, सॉरी। जैसे कि अगर मैंने सुना कि जो जो शख्स मुझे अच्छा लगता है या जिससे मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैंने उसकी बातें सुनी, वो सही बात भी कर रहा होगा, गलत बात भी कर रहा होगा। मगर सिलेक्टिव रिटेंशन के अंदर क्या होता है, ये ऐसा बैरियर है कि मैं उसकी हर जो है वो बात को ले लूंगा और हर उसकी बात को सही मान लूंगा, उसकी गलत बात को इग्नोर कर दूंगा कि इसमें गलत है ही नहीं कुछ। ये होता है हमारा सिलेक्टिव रिटेंशन। अब इन तमाम बैरियर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तमाम बैरियर्स हमारी आम जिंदगी में भी, और हमारी प्रेजेंटेशंस के अंदर, हमारी अगर हम स्पीच दे रहे हैं कहीं पर, ये सारे बैरियर्स किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चंस ले रहे होते हैं लोगों से, या लोगों का काउंटर आर्ग्यूमेंट ले रहे होते हैं, या किसी का ओपिनियन आता है, तो हम लोगों के जो जो बैरियर्स होते हैं ना, ये तकरीबन इन पांच के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। जो प्रॉब्लम हमें आ रही होती है ना, वो इन पांच के इर्द गिर्द घूम रही होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन बैरियर्स को समझें। और इसका सोल्यूशन क्या है? एक्सपोजर। जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर होगा, यानी कि आपके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, आप दूसरों के कल्चर को समझते होंगे, दूसरों की मेंटालिटी को समझते होंगे, एम्पैथी रखते होंगे। और इसके साथ साथ आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, जितने ज्यादा एक्सपोज्ड हैं इवेंट्स से, नए नए इवेंट्स आपके सामने आ रहे हैं। इवेंट से मुराद ये है कि कोई भी हादसा जिसको हम कहते हैं, या कोई भी आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो इस तरीके से अगर आप इवेंट से गुजरे हुए, तो आपका एक्सपोजर और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बढ़ जाता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें जो है वो बहुत इंप्रूव होती है। अच्छा, इसमें किसी का कोई सवाल है? फिजिकल बैरियर जरा दोबारा बता दें, और सेकंड वाला। फिजिकल बैरियर, फिजिकल या दोनों। फिजियोलॉजिकल? अच्छा, फिजिकल बैरियर हमारा होता है जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होता है। या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, और अगर मेरे पीछे से जो है वो आवाज आ रही है जोर से, या खड़ खुड़ की आवाज अगर कहीं से आ रही हो, या जैसे आपको ये वाली आवाज आ रही है, ये फिजिकल बैरियर है। तो ये तमाम बैरियर्स जो है ना, वो फिजिकल बैरियर्स में आते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर जो बंदा होता है ना, जो रिसीवर होता है या जो सेंडर होता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम पेश आ रही होती है, यानी कि वो फिजिकली फिट नहीं होता, गला खराब है, सुनने में कोई मसला है, या कोई भी ऐसी डिजीज उसको है जिससे वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा या बात को समझ नहीं पा रहा। ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। ओके, अब क्लियर है? थैंक यू। ठीक है। अच्छा, किसी का किसी और का कोई सवाल है? सबको क्लियर है? हाथ खड़ा कर दें जिसको क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चार। अच्छा, ये सिलेक्टिव रिटेंशन का क्या बताया आपने? सही और गलत दोनों चीजें लेंगे या सिर्फ सही लेंगे? नहीं नहीं, जो अच्छी लगती है, बस जो बंदा अच्छा लगता है उसकी सारी ले लेंगे, सब चीजों को सही मान लेंगे। ठीक है। जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, साहिल भाई कोई बात करते हैं, ठीक है। अब हम इंस्पायर्ड हैं, हम फॉलो करते हैं। अब उन्होंने कोई बात की, अब मैं उनसे इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, या मैं उनको इतना ज्यादा पसंद करता हूँ कि मैं उनकी तमाम बातें जो हैं, जो मुझे अच्छी लगती है, वो मैंने सारी बातें ले ली, ठीक है। और मैंने सारी बातें ले ली, और मैंने जो है वो उसमें से जो गलत बात थी उसको हाईलाइट ही नहीं किया, या मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ये जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। और इस दूसरी चीज क्या आ जाती है, मुझे साहिल भाई नहीं पसंद,
अब वो सही बात भी कर रहे हैं, मैं उनकी सही जो गलत बात है उसको पकड़ा हूँ, और जो वो सही बात कह रहे हैं उसको भी मैं जो हूँ वो पकड़ के बैठ गया, क्योंकि जो सही कह रहे हैं नहीं, ये भी गलत ही कह रहे हैं, ये सही कह ही नहीं सकते। ये दो एक्सट्रीम्स होती हैं सिलेक्टिव रिटेंशन में। अब क्लियर है? जी ठीक है। ठीक हो गया। वर्बल कम्युनिकेशन आ जाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छा आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं सारा आज नहीं डिस्कस करूंगा। आज मैंने बहुत थोड़ा सा, और जो प्रेजेंटेशन के लिए भी फिलहाल जरूरी है, मैं वो डिस्कस करूंगा आज खाली। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन में आपके पास पहली चीज आती है क्लैरिटी एंड एम्बिग्यूटी। क्लैरिटी हम कहते हैं कि भाई जो भी आप बात कर रहे हैं वो क्लियर हो, उसके अंदर किसी भी किस्म की ना घुमाई फिराई ना हो। कि जैसे अगर मैं बात कह रहा हूँ कि यार वो मैंने उससे सुना था, तो मैंने उससे सुन के आपको उससे बता दिया, तो ये वाली जो चीज है ना, ये ना हो। आपकी बात स्पेसिफिक हो, आपकी बात क्लियर हो कि यार मुझे हिजाब ने कहा था कि प्रेजेंटेशन मैं जो हूँ वो सना को फॉरवर्ड कर दूं, ताकि सना जो है वो जैन को ये वाली प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर दें। अब ये पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि मैं किससे क्या मुखातिब कर रहा हूँ। एम्बिग्यूटी में क्या होता है, एम्बिग्यूटी में ये चीजें क्लियर नहीं होती, या बात समझ नहीं आ रही होती, और बात का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा होता कि भाई ये जो बात ये कर रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है, कि किस बेसिस के ऊपर ये वाले आर्गुमेंट रख रहा है, या ये किस बेसिस के ऊपर ये वाली बात कर रहा है। ये होती है एम्बिग्यूटी। जैसे मैंने अभी आपको भी एग्जांपल दी थी। अब एम्बिग्यूटी कभी कभी जरूरी भी होती है, कभी कभार एम्बिग्यूटी जरूरी भी होती है। वो कब जरूरी होती है? जब या तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम हो, या हमें हाँ, ज्यादातर हमारे पास टाइम की कमी की वजह से ही होता है, या कोई ऐसी न्यूज़ हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आप अगर क्लियरली बता दें तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा निकल सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी हार्ट पेशेंट को जाकर बोलेंगे कि आपका दिल फारिग हो गया है, तो वो बहुत बुरा असर लेगा वो, और उसको हो सकता है दोबारा से अटैक आ जाए। और मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जब मेरी नानी की डेथ हुई थी, तो मेरे जो मामू है उन्होंने मना किया था मेरी वालदा को बताने से कि आप फौरन से उनको ये वाली न्यूज़ नहीं दीजिएगा। तो मैं एम्बिगस मैंने उनको बात बताई कि ऐसे ऐसे तबीयत खराब हो गई है और हम उनको लेके जा रहे हैं। तो क्यों एम्बिगस की बात को क्यों क्लियरली नहीं बताया? क्योंकि इसका इम्पैक्ट खराब निकल सकता है। बाकी जो प्रेजेंटेशंस की बात है, प्रेजेंटेशन में आपको टाइम को देखते हुए कभी कभी बात को थोड़ा सा एम्बिगियस रखना पड़ता है, ताकि जो लिसनर है वो अपनी इंटरप्रिटेशन से उस बात के मीनिंग निकाल ले, या अगर उसको कोई क्वेश्चन है और आपके पास क्वेश्चनिंग का टाइम है, तो वो क्वेश्चन से आपको आपसे वो वाली बात कंफर्म कर ले। फिर आती है इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज। इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज के अंदर ज्यादातर आती है ट्रिगर वर्ड्स। ट्रिगर वर्ड्स हम कहते हैं कि आपने कोई ऐसी बात बोल दी जो अगले को ट्रिगर कर जाए, या कोई ऐसी बात हो जिससे बंदा जो है ना, बंदे के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग्स या इमोशन पैदा हो जाए आपकी बात से या आपके हवाले से। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं पर बैठा हुआ हूँ और अगर कोई मुझे काम करके नहीं दे रहा, जैसे अगर हम अब ग्रुप की एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई मुझे काम नहीं करके दे रहा और अगर मैं बोल दूं यार तुम लोग तो काहिल हो, गैर जिम्मेदार हो, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छे वर्ड्स नहीं है। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भी एड्रेस कर सकता था अगर मैंने ये वाली बात बोल दी है कि आप लोग कि किसी को भी मैंने ये बोला कि आप काहिल हैं, या आपको काम करना नहीं आता, या आप गैर जिम्मेदार हैं, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा, ये कभी भी एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ये ट्रिगर वर्ड्स हम इस्तेमाल नहीं करते। कभी कभार हम ट्रिगर वर्ड्स यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है? कभी कभार हम किसी को ना मोटिवेट करने के लिए या उससे कोई काम निकलवाने के लिए ये वाली चीज यूज करते हैं, और जो कि हमारे पेरेंट्स पूरी जिंदगी हमारे साथ करते आए हैं। बेटा तू रहने दे, या पुत्र तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे, तू घर बैठ जा, तू तुझे मैकेनिक लगा देंगे या तुझे इलेक्ट्रिशियन बना देंगे। या अभी अगर जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, तो हमें क्या सुनने को, एक चीज बड़ी कॉमन है जो सुनने को मिलती है कि छोड़ दे बेटा, कोई नहीं आएगा। तो ये ट्रिगर वर्ड्स होते हैं, लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी में होता है ये आप मोटिवेट करने के लिए बोलते हो कि छोड़ दो यार तुमसे नहीं होगा, तो उससे क्या होता है, बंदा और मोटिवेट होता है। आपने साहिल भाई की अक्सर वीडियोस में देखा होगा, वो इस तरह की ग्रामर यूज करते हैं, लेकिन वो बेसिकली होती इसलिए नहीं कि वो डिमोटिवेट करें, ये रिवर्स साइकोलॉजी कहलाती है कि आपके अंदर की गैरत जागे और आप उसके अंदर अपने आप को डिवोट करें, या आप बिगर प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करें। अच्छा, अब आती है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। जैसे मैंने इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज आपको बताया, उसका ऑपोजिट होता है आइडेंटिटी मैनेजमेंट जो होती है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, पॉजिटिव रह के बात करते हैं, नेगेटिविटी नहीं होती बात में, नहीं और नहीं हो पाएगा, या देखते हैं, या चलो, इस तरीके से नहीं होगा। आप क्लियर भी रहते हैं और आपने जो है वो
पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने होते हैं। दूसरी चीज लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है कि आप जो हैं वो अ, जैसे मैं अभी आ कर रहा हूँ या मैं बोलते हुए इस तरीके से अगर मैं कर रहा हूँ, तो इस तरीके की जो वो आती है ना डिसफ्लुएंसीज, ये नहीं आनी चाहिए। ये भी जो है वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को खराब करता है। इससे बेहतर ये होता है कि आप पॉज ले लें या थोड़ा सा गैप ले लें। तो ये मेरे अंदर ये एक वर्बल कम्युनिकेशन में ये मेरा एक प्रॉब्लम है, तो ये वाकई में ये इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब इसमें किसी को कोई सवाल है? अब तक किसी को कोई क्वेश्चन है वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। इसकी रिकॉर्डिंग भी वैसे प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी सना, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन नहीं हो पा जी जैन रहा, आप? रेज हुआ हुआ था हैंड। अच्छा वो, ठीक है ठीक है। अच्छा, जी जैन भाई आपको क्वेश्चन है कोई? ठीक है, नहीं है कोई। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग जब दी जाएगी तो आप लोग रिकॉर्डिंग एक दफा फिर सुन लीजिएगा, ताकि मजीद आप लोगों की कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग की वो सॉर्ट आउट हो जाए। किसी भी किस्म का आपको सवाल आ रहा हो ना, तो आप लोग लाजमी पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आ जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अभी हमने डिस्कस की वर्बल क्या होती है, जो आप अपने जबान से बयां कर देते हैं या जो आप कन्वे कर देते हैं, जो आप स्पीकिंग के थ्रू जो है वो आ, बता देते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाती है। जो आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, उसको मजीद स्ट्रांग करती है, या जो भी आप मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। कैसे? सबसे पहले आती है वॉइस। अगर किसी शख्स की वॉइस रोबदार नहीं है, या उस जिसको हम कहेंगे ना जानदार आवाज नहीं है, या जानदार तरीके से बात करना नहीं आता, तो उसकी कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अब इस जानदार वॉइस को जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं चीजें, वो ये हैं। एक है पिच, लाउडनेस, रेजोनेंस या रेंज, टेम्पो, डिसफ्लुएंसीज, आर्टिकुलेशन और पॉजेस। अच्छा, पिच क्या होती है? जो हम देखते हैं लड़कों के अंदर जरा कम होती है, जिसको हम कहते हैं आवाज जरा भारी होती है लड़कों की। और लड़कियों की आवाज जरा पतली होती है, तो लड़कियों की पिच ज्यादा होती है। ये एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। इसको कंट्रोल कर सकते हैं वो, एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसको सेट किस तरीके से किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस होती है पूरी। लेकिन ये ज्यादातर अनकंट्रोलेबल होती है। ये अलग चीज है कि इसको किस तरह देखा जाता है। अच्छा, लाउडनेस, लाउडनेस वो आपके कंप्लीटली कंट्रोल में है कि आप कितना तेज बात कर रहे हैं। जैसे अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैंने अभी अपनी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा ली थी, तो मैं अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ या उसको कम कर सकता हूँ। अच्छा, रेसोनेंस या रेंज, रेंज ये होती है कि आप कितनी ऑडियंस तक अपनी बात कन्वे कर सकते हो, कितनी ऑडियंस से जहां तक आपका मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा। ये आपकी रेंज कहलाती है। कि मिसाल के तौर पे कि मैं अगर ऑडिटोरियम में खड़ा हुआ हूँ, आप लोग अगर ऑडिटोरियम गए हो, तो मैं एक ऑडिटोरियम में खड़ा हूँ और मेरे सामने 300 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या मैं बगैर माइक के 300 लोग तक अपनी बात पहुंचा पाऊंगा? तो ये 300 लोग जो है ना, वो मेरी रेंज है कि मेरी आवाज जो है वो किस रेंज में जाएगी। या अगर दो सफे जो हैं, या हम जिनको कहेंगे दो रोज तक मेरी बात बहुत ज्यादा क्लियर जाएगी, उससे पीछे जरा कम क्लियर, उससे पीछे जरा कम क्लियर, तो इसको कहते हैं रेंज। आपको रेंज देखनी पड़ती है कि यार मेरी किस लाउडनेस से मेरी कितनी रेंज जो है वो कवर हो जाएगी। फिर होता है टेम्पो। टेम्पो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसलिए कि एक इंसान आमतौर पे 1 मिनट में 120 वर्ड्स बोल सकता है। ये एक एवरेज है। और जो इंसान का माइंड है वो 1 मिनट के अंदर 500 वर्ड्स जो है वो रिसीव करने की सलाहियत रखता है। अगर हमारा टेम्पो सही नहीं होगा, तो हमारी कम्युनिकेशन कैसे अफेक्ट होगी? कि मैं इतना स्लो बोल रहा हूँ कि आपकी अगली बात, अगला सेंटेंस आपने शुरू किया, मेरे जहन में कोई दूसरा थॉट आ गया, वहीं पर बैरियर आ गया, या वहीं पर मैं जो हूँ वो बिल्कुल जोन आउट हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बात नहीं समझ आती, हम बोर हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिन में थॉट्स इस टाइम इतने आ रहे होते हैं कि वो हमें बिल्कुल जुड़ने ही नहीं देते। कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव बन ही नहीं पाती इसमें। तो टेम्पो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टेम्पो जो है वो अच्छा हो। डिसफ्लुएंसीज क्या होती हैं? डिसफ्लुएंसीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, जो की जो ये वाली चीज होती है, तो ये डिसफ्लुएंसीज होती हैं। इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस किया जाता है, और अगर हम सोच के बिल्कुल बोले तो इस चीज को हम
ओवरकम कर सकते हैं, या एक पैटर्न के थ्रू, या उसको हमने पहले से स्ट्रक्चर्ड किया हुआ चीज़ों को, तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। आर्टिकुलेशन क्या होती है? आर्टिकुलेशन कहते हैं हम हमारे लिप्स, हमारे टीथ, हमारे जॉज, थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट नोज का भी पड़ता है और थ्रोट का। इन सब की कॉम्बिनेशन से जो हम बात निकालते हैं ना, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन निकलती है, जो हमारा तलफ़ुज़ जिसको हम कहते हैं, वो हमारी आर्टिकुलेशन कहलाती है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक स्पीकर है उमर सुलेमान, उनको आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा उस शख्स की आर्टिकुलेशन बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरती से वो आर्टिकुलेट करता है बात को। अरबी बोलेगा तो अरबी की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ उसका बिल्कुल सही होगा। इसके साथ साथ जब वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो बोलता है तो वो इतना खूबसूरत लगता है उसके मुंह से, क्यों? क्योंकि उसकी आर्टिकुलेशन बहुत प्रॉपर है। तो आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे पता है मेरी आर्टिकुलेशन इतनी खास नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं नाक से ज्यादा बोल रहा हूँ। तो ये मेरा बैरियर है कि मैं अगर थोड़े सा नाक से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज थोड़ी सी ऑटोनॉमियस टाइप की है, तो ये मेरे अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये मेरी आर्टिकुलेशन मेरी वीक है, इसका मतलब। तो ये चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिस से आती है। पॉजेस, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं कि जहां पर आपको पॉज देना जरूरी होता है ताकि आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकें। जैसे कि अक्सर हम बोल जैसे कि आप स्कूल की असेंबली में खड़े होंगे लाइन में, तो जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा होता है तो टीचर बोलते हैं ना, एंड द फर्स्ट पोजीशन गोज टू, फिर 2 मिनट का पॉज। वो क्या होता है, वो जितने बच्चे खड़े होते हैं, हत्ता कि जो नालायक बच्चे होते हैं मेरे जैसे, वो भी पीछे खड़े होकर सोचते हैं कि हो सकता है भाई अल्लाह की तरफ से कोई तुक्का हो तो मेरा नाम आ जाए। वो इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देता है। तो आपने प्रेजेंटेशंस के अंदर और कम्युनिकेशन के अंदर पॉज लेना पड़ता है ताकि आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को अपनी तरफ राग़िब करें कि भाई मैं जो बोलने वाला हूँ अगली बार, वो बहुत खतरनाक है। जैसे आप लोगों ने वो नेटफ्लिक्स वाली वीडियो देखी है साहिल भाई की, जिसमें वो कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने क्या किया, अलेक्जेंडर ने क्या किया, अलेक्जेंडर ने क्या किया, फिर वो कैमरे की तरफ होकर बोलते हैं अलेक्जेंडर ने जेरूसलम में, और फिर वो पॉज लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि नेटफ्लिक्स लॉन्च कर दिया। अब वो दीवार की तरह टूटती है और लोगों को ना फौरन ना एक साइकोलॉजिकल क्रैक पड़ता है जाके सीधा कि ये क्या भरोसा है हमारे ऊपर। तो ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारी चीजें आपकी जो वॉइस है इसको बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। अब आते हैं फेस एंड आई। फेस एंड आई क्या होता है कि आपका जो चेहरा है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिकली कहीं पर आप खिताब कर रहे हैं, स्पीच में हैं, तो ज्यादातर ये मेल के ऊपर अप्लाई होता है, फीमेल्स के ऊपर नहीं होता। और आईज का ताल्लुक होता है कि आपकी आंखें जो है ना, वो किस तरीके से आप आई टू आई रह के बात कर रहे हो, आई कांटेक्ट कितना है आपका। जितना ज्यादा, जितने कुछ सेकंड्स का उसकी कैलकुलेशन है कि आपने एक शख्स से कितना आई कांटेक्ट करना है, कितना नहीं करना है। क्योंकि अगर आप मुस्तकिल एक ही शख्स से आई कांटेक्ट करोगे ना, तो जितने लिसनर्स होंगे ना वो बोलेंगे कि इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप साहिल भाई के सेशंस लें, किसी ने फिजिकल सेशन लिया और साहिल भाई की निगाहें चारों तरफ रहती हैं, इधर से भी बात करते हैं, बीच में भी बात करेंगे, इधर भी बात करेंगे, इधर भी बात करेंगे। इससे क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है उसको लगता है कि आप हम ही से मुखातिब हैं, कि हमसे ही बात करें। लेकिन ये फिजिकली प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पोस्चर एंड मूवमेंट्स, आप कभी भी एक जगह स्टिल रह के खड़े होकर कोई बात कर रहे होंगे ना, तो वो प्रेजेंटेशन में लोग आपको कहेंगे ये अजीब बेवकूफ़ी, अजीब सा ही लग रहा है। तो कंटिन्यूस वॉकिंग, और वॉकिंग भी ऐसी कि आपका जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो ऑडियंस की तरफ हो, वो बैक ना शो रही हो ज्यादा। और मूवमेंट्स आपके हाथ है। मैं आप लोगों से अभी खिताब कर रहा हूँ, मेरे हाथ कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, मैं कोई इशारा कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ कंटिन्यू मूवमेंट के अंदर है। अच्छा, फिजिकल एनवायरनमेंट आपका बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो इस तरह रखता है, आप किसी वर्क प्लेस में हैं या आप सेशंस की बात कर लें, अगर आप बोल रहे हैं कि यार आपने अनम्यूट किया, और म्यूट किया तो पता चला आप पीछे किसी से बात कर रहे थे, और पीछे को कोई आप पीछे जिनसे बात कर रहे थे उसको आप ऐसी बात कह रहे हैं जो कि माइक्रोफोन पे नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, ये आपकी कम्युनिकेशन अफेक्ट करता है। इसके अलावा फिजिकल एनवायरनमेंट आपका किस तरीके से होता है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपका सराउंडिंग्स कैसी हैं। अगर आप ऑफिस में हैं या आप टीम वर्क कर रहे हैं, तो भाई आपकी चीज़ें मैनेज्ड हैं, चीज़ें जगह पर प्रॉपरली रखी जा रही हैं। या अगर आप कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं तो देख के शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ऐसी ब्लंटली आपने जो है वो जाके शेयर कर दिया। ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट में काउंट हो रहा होता है। इससे अगले बंदे की हाइजीन पता लग रही होती है कि बंदा कितना ज़्यादा सीरियस है, कितना ज़्यादा मेच्योर है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर अफेक्ट कर रही होती हैं। फिर लास्ट आ जाता है टाइम।
टाइम का मतलब वही है कि आपने कमिटमेंट कर ली भाई, अब आपने पूरी करनी है, आपने टाइम फुलफिल करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट जब तक नहीं आएगी, जब पंचुअलिटी टाइम को देखते हुए अपनी चीजों को मैनेज नहीं करना आएगा, तो ये भी आपके कम्युनिकेशन भी सबसे ज्यादा अफेक्ट नहीं हुई, आप कमिटमेंट्स के पक्के नहीं, ये बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं जल्दी से इसको फिर आगे चलूं। जैन भाई को नमाज पढ़ने भी जाना है, वैसे मैं मेरे पास 9 बजे होती है, लेकिन हम फिर इसको दूसरी तरफ आए। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है किसी की, तो अभी पूछ ले, फिर मैं उसको क्लियर कर दूं ताकि। अब मुझे ना सवाल चेंज करना पड़ेगा, समझ किस किस को है, जरा हाथ खड़ा करें। और 3 4 5, ठीक है, 6 7, 7 सही है। अदनान, आपको समझ नहीं आया? चैट बॉक्स और में हाँ, क्वेश्चन है। अच्छा चैट बॉक्स में है क्वेश्चन, सही है। डिसफ्लुएंसीज की समझ नहीं आई। डिसफ्लुएंसीज हमजा भाई, अच्छा, आप समझ आए हमजा भाई? नहीं। अभी जो मैंने आपसे हमजा भाई करने के बाद आ की आवाज निकाली, या सोचते हाँ हुए मैंने अर की आवाज निकाली, या की आवाज निकाली, हाँ, ये निकाली। डिसफ्लुएंसीज होती है कि सेंटेंस के अंदर आप ऊपर नीचे आ या की आवाज डाल देना, तो ये सेंटेंस को बहुत खराब कर देता है, कि ये आपका फ्लो तोड़ देता है। ये होती है डिसफ्लुएंसीज। ठीक, थैंक यू। या कोई ऐसा लंबा पॉज कि मैंने बोला, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये मैं चुप ही रह गया अगले 2 मिनट के लिए, तो ये भी डिसफ्लुएंसीज में काउंट होता है कि पॉज लेना होता है लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक हो गया। अब हम अब हम चलते हैं लास्ट वाले पेज पे आ जाएं जब, लास्ट वाले से पहले वाला जो है ना, डेवलपिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रेजेंटेशंस, वो वाला, इसको हम जल्दी से कवर करते हैं फिर। ठीक है जी। तो प्रेजेंटेशन बनाने से पहले सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपने ऑडियंस एनालाइज करनी होती है। ऑडियंस एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपकी की ऑडियंस मेंबर्स कौन है। मिसाल के तौर पे डिस्कशन फोरम के अंदर प्रेजेंटेशन है, आपकी की ऑडियंस कौन है जो डिस्कशन फोरम्स में प्रेजेंटेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब जब वो आप उनको देखेंगे, ठीक है 6 मिनट्स में इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, तो जब आप देखेंगे कि वो प्रेजेंटेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको उनके लेवल पे जाकर जो है वो प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी पड़ेगी। फिर आपने देखना पड़ेगा कि वो कितना जानते हैं, जो आपकी की ऑडियंस है उनको कितना मालूम है, वो जानना क्या चाह रहे हैं आपसे, ये आपको पता करना आना चाहिए कि वो मुझसे जानना क्या चाह रहे हैं। ये आपको पता चल गया, गेम आप ले जाएंगे, बाजी आपकी होगी। और उनको कितना पता है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये यहाँ पर आती है एनालिटिकल स्किल्स, कि उनको कितना पता है और वो जानना क्या चाह रहे हैं। ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स से आती हैं, वरना ये नहीं आएंगी। इसको आपको, और वो आपकी इंप्रूव ही जब होंगी जब आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस तगड़ा होगा। जैसे ही तगड़ा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, आप ये 2 सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दे लेंगे। व्हाट आर देयर पर्सनल प्रेफरेंसेस, चलो ये भी काउंट हो जाता है। ये वैसे गोरे ने लिखी ना बुक, तो वो चापलूसी वाला है थोड़ा सा, क्योंकि पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, और पर्सनल प्रेफरेंसेस ऐसे भी अफेक्ट करते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि जिन लोगों के पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, आप एग्जांपल उनको फिर उस हिसाब से देते हैं। कि अगर मुझे पता है कि मेरा दोस्त ई गेमिंग का बहुत शौकीन है, कि वो सी एस ग्लोबल ऑफेंसिव और टेकन वगैरह गेम्स खेलता है, तो मैं उसको एग्जांपल भी उसी से रिलेटेड दूंगा ताकि उसको बेहतर तरीके से समझ आए। तो पर्सनल प्रेफरेंसेस यहाँ काउंट होते हैं। विच डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स आर सिग्निफिकेंट। जो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक के अंदर आपकी आ जाती है एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनकम, सोशियो इकोनॉमिक क्लास,
ये तमाम चीजें आपकी डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाती हैं। जिस हिसाब से आपकी डेमोग्राफिक्स होंगी, यानी कि एज और जेंडर, रेस, कल्चर वगैरह, ये तमाम चीजें डेमोग्राफिक्स में आ जाती हैं। अगर आपको अपनी ऑडियंस की अगर आपको डेमोग्राफिक्स समझ आ गई और आपको पता चल गया कि ऑडियंस किस बैकग्राउंड से हैं, किस सोशो इकोनॉमिक क्लास से हैं, क्या एज है, क्या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये तमाम चीजें जब आपको पता चल जाएंगी ना, तो आप प्रेजेंटेशन उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे कि भाई मुझे अभी इस माइंडसेट के मुताबिक जो है वो अपनी बात जो है वो कन्वे करनी है। और ये जो ऊपर के 2 पॉइंट्स थे, हाँ, कि उनको कितना पता है और वो कितना जानना चाहते हैं, ये भी जो है वो आम ऑडियंस के लिए भी जरूरी है। व्हाट साइज इज द ग्रुप, कितना बड़ा ग्रुप है, साइज कितना ज्यादा है, कितने ज्यादा लोग हैं, अगर हम डिस्कशन फोरम की बात लें तो कितनी तगड़ी करेंगे। फिर होगा व्हाट आर लिसनर्स एटीट्यूड, जो सुनने वाले हैं वो कैसे हैं, कि वो क्वेश्चन करेंगे आगे से, या वो क्रिटिसाइज करेंगे, या वो खाली आपकी बात को सुनकर जो बोलेंगे हाँ सही है, हर दूसरा आता है ये भी बोल के बस चला जाए। तो इस तरीके से जो है वो आपने लिसनर्स का एटीट्यूड भी डिटरमाइन करना होता है, और आपको पता रहता है, ये मैंने आपको बताया ना, आपकी एनालिटिकल स्किल्स जैसी होंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिसनर्स का एटीट्यूड कैसा है। ये हो गई है एनालाइज द ऑडियंस। फिर आते हैं एनालाइज योर सेल्फ एज ए स्पीकर। जब आप स्पीकर हैं तो आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। आपका गोल, आपका मोटिव क्या है। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपका मोटिव ये है कि मेरी वाहवाही हो, तो आप फिर उस हिसाब से लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपका गोल ये हो कि भाई मैंने अपनी बात पहुंचानी है, मैंने लोगों का फलसफा दुरुस्त करना है, मुझे अवेयर करना है उनको कि क्या चल रहा है, कि मैंने नॉलेज देनी है उनको, तो फिर जैसा आपका गोल होगा आपकी नॉलेज भी वैसे ही होगी, आपकी नॉलेज भी उसी हिसाब से होगी। ये 2 चीजें आ जाती हैं कि आपकी नॉलेज कितनी होगी और आप टॉपिक के हवाले से कैसा महसूस करते हैं। कि अगर आपको टॉपिक बहुत पसंद है तो ऑटोमेटिकली आप नॉलेज उसके हवाले से ज्यादा लेंगे। मुझे अगर ये वाला टॉपिक पसंद ना होता तो मैं इतनी बात कर ही ना रहा होता, लेकिन ये टॉपिक कम्युनिकेशन का मुझे पसंद है तो इसलिए मैं इसके ऊपर इतनी बात कर सकता हूँ। तो फीलिंग अबाउट द टॉपिक, जैसा आप फील कर रहे हैं, फिर उसी हिसाब से आपकी नॉलेज होती है। और गोल जो था वो, मेरा गोल यही है कि हम सबको इस बारे में पता हो, ताकि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी हो सके। तो ये एज अ स्पीकर हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को एनालाइज करें। एनालाइज द ओकेजन, जिस ओकेजन के ऊपर हैं आप, या जो भी फैसिलिटीज, जो भी आपको सिनेरियो दिया गया है, जो भी आपके फैक्टर्स हैं, उसको देखना कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैसिलिटीज हैं, यानी कि आपको कितनी फैसिलिटीज दी गई हैं। भाई फैसिलिटीज में ये कि आप मोबाइल के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्लाइड्स आप शेयर कर सकते हैं, और टाइम आपको दिया गया है, ये तमाम चीजें आपकी फैसिलिटीज में आ जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट, मैंने फिर से दोहरा देता हूँ कि टाइम आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कितना टाइम मुझे दिया गया है। अगर 10 मिनट है तो मुझे 10 मिनट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है। अगर 20 मिनट है तो 20 मिनट के अंदर मैंने प्रेजेंटेशन अपनी डेवलप करनी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आता है कि आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी स्पेसिफिक टॉपिक हो, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन उसी टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में। ये ना हो कि आपसे सवाल पूछा गया है कि आपका नाम क्या है और आप बोले कि मुझे पल्ला मछली पसंद है। तो ये वाली चीज ना हो कि आपसे जो सवाल किया गया या जो आपका टॉपिक है, आपकी प्रेजेंटेशन उससे रेलेवेंट हो। तो ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी और बहुत छोटा करके बताया है। इसमें कोई किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ ले जल्दी से। बिल्कुल, इरम ने बहुत अच्छा वो दिया है कि पहला जो सवाल होता है वो भी आपसे, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आपका आईक्यू देख रहे होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन करते हैं ना, कि जो ऑडियंस होती है वो ऑडियंस एनालाइज कर रहे होते हैं कि किस डेमोग्राफिक से है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, नफ्सियात क्या है। ये एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। वेरी गुड एग्जाम्पल। जी बिल्कुल, जब आपने कहा उसी वक्त मेरे माइंड में आया कि सर बिल्कुल सेम यही चीज करते हैं कि लेट देम बिल्कुल, आस्क क्वेश्चंस ताकि वो गेस कर सकें कि ऑडियंस क्या चाह रही है मुझसे या ये कहाँ स्टैंड कर रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अल्लाह का वास्ता पूछ लें। समझ किस किस को है, जरा हाथ खड़े करें। ठीक है, एक, दो, तीन। 3 लोगों को समझ आया, चार, ठीक है, 5, 6, ठीक है।